हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रम प्रताप सिंह एंड वेलकम टू एचपी एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमें आपसे स्टार्ट करना है वह है सेक्शन 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। बहुत मतलब आप कह सकते हो ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है अगर आपको सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है। तो अगर आप जब तक इसको नहीं समझ पाएंगे तो सिविल प्रोसीजर कोड समझना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इनको समझने की कोशिश करिए, और मैं इसको स्टार्ट कुछ इस तरीके से करूंगा कि एक अगर कुछ इस तरीके का एक अगर मैं जार बनाऊं या कुछ एक कुछ ऐसे ही समझ लो, ठीक है, कैटल टाइप का बनाऊं, और आपको उस कैटल में आपको मान लो शोरबा बनाना है, शरबत बनाना है। तो शरबत के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? शरबत के लिए मान लेते हैं कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स आपका शुगर है, और क्या हो सकता है? मिल्क हो सकता है, वाटर हो सकता है ना। यही सब तो है शरबत के लिए। या कभी कभी कोई टेस्ट आता है तो उसको टेस्ट ले सकते हो, टेस्ट डाल सकते हो उसमें। तो इतनी चीज़ों में आप यही इतनी चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक इंग्रेडिएंट हैं जो कि किसी शरबत बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। लेकिन अगर कहो कि शुगर की जगह अगर सॉल्ट डाल दिया जाए, सॉल्ट, तो क्या ये सब्जेक्ट मैटर है इस प्रीमाइस का? क्या इसको अलाउ किया जाना चाहिए इसमें? नहीं। तो यही इस एक तरह का यहाँ कैप लगा हुआ है, एक कैप है जिससे कि ये सारी चीजें इनको डालना है, इसमें एंटर करवाना है, जिससे कि मिंगल होकर शरबत बनाया जा सके। तो ये कहना चाह रहा है यहाँ आपका प्रोविजन कि सेक्शन 9 भी किसकी तरह काम करता है? गेटवे की तरह काम करता है कि अगर कोई भी चीज सिविल नहीं है, वट एवर इज नॉट अ सिविल, वो उसमें अलाउ नहीं किया जाएगा, इसकी अंदर, इसके प्रीमाइस में उसको एंटर करने नहीं दिया जाएगा। तो सेक्शन 9 जो है एक तरह का फिल्टर है, एक तरह का स्ट्रेनर, समझते हो ना चाय के, तो स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर मान सकते हो, और क्या कह सकते हो, एक तरह का कैप है, और एक तरह का रिस्ट्रिक्शन भी इंपोज करता है। तो सेक्शन 9 दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सेंस में यूज किया जाता है। कुछ पॉजिटिव क्या होते हैं? मतलब असर्शन। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? असर्शन। एंड इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शंस। तो यहां रिस्ट्रिक्शंस भी इंपोज किए जा रहे हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? कि कोई चीज अगर सिविल नहीं होगी देन उसको अलाउ नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन 9। लेकिन पॉजिटिव क्या कह रहा है कि अगर कोई जो कि सिविल है, कोई मैटर, कोई इशू जो कि सिविल है, सिविल नेचर का है, देन उस कंडीशन में इसको अलाउ कर दिया जाएगा, और एक मैंडेटरी ड्यूटी इंपोज करता है कोर्ट्स के ऊपर। कोर्ट्स के ऊपर एक मैंडेटरी ड्यूटी इंपोज करता है जिससे कि इसको कोर्ट ट्राई करे। ठीक है। तो ये सेक्शन 9 की तासीर है जो हमने आपसे डिस्कस की। ये दोनों इसी तरीके से होंगे कि पॉजिटिव सेंस में भी देखा जाएगा और नेगेटिव सेंस में भी देखा जाएगा। अगर नेगेटिव सेंस में क्या है कि अगर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनकी की ट्रायबिलिटी को बार कर दिया गया है इस सिविल प्रोसीजर कोड में, देन सेक्शन 9 का ये जो फिल्टर है वो अलाउ नहीं करेगा उसको एंटर करने के लिए। उसको लाया नहीं जा सकता इसकी प्रीमाइस में। सिविल प्रोसीजर कोड उस पर कोई काम नहीं करेगा। सिविल प्रोसीजर कोड उस पर क्या होगा? रिलैक्टेंट होगा। उसके लिए कोई उस इशू के डिटर्मिनेशन के लिए कोई अलग प्रोसीजर दिया होगा कहीं ना कहीं, बट यू कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट अंडर सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है। अब अगर कोई इस प्रीमाइस में कोई भी ऐसे कुछ इश्यूज हैं जिनको की सिविल नेचर के तो हैं बट स्टिल कुछ एक्सप्रेस और इंप्लाइड बार दे दिए गए हैं, तब भी एक तरह का रिस्ट्रिक्शन माना जाएगा। वहां कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं होगा उन मैटर्स को ट्राई करने के लिए। दिस इज समथिंग सब्जेक्ट मैटर इनकॉम्पिटेंसी।
कोई भी सब्जेक्ट मैटर है जिसको कि एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली बार कर दिया गया है एंटरटेनमेंट के लिए, यहां इस सूट के एंटरटेनमेंट को यहां एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली बार कर दिया गया है, देन इन दैट कंडीशन कोर्ट के पार्ट भी जुरिडिक्शन नहीं होगा कि उनको एंटरटेन करें। तो बेसिकली दो चीजें ये डिटरमाइन कर रहा है, सेक्शन 9 दो चीजें डिटरमाइन कर रहा है। पहला कि किस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होगा इन मैटर को सुनने के लिए, कोर्ट की उस कॉम्पिटेंसी को डिटरमाइन कर रहा है। और उसके साथ दूसरे तौर पे देखा जाए तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको कि सिविल प्रोसीजर कोड में बेनिफिट्स या उनका डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। तो ये दो बातें कर रहा है। अभी मैं प्रोविजन पे नहीं आया हूं, मैं अभी बैकग्राउंड आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जब बेसिक बातें, जब बेसिकली आप जब इसके एसेंस पे जाते हो, इस प्रोविजन के एसेंस पे जाते हो, तब वहां क्या है कि कोई भी व्यक्ति के पास, जिसके पास कॉज ऑफ एक्शन है, मतलब उसके पास अगर राइट टू लोकस स्टैंडाई है, राइट टू लोकस है उसके पास स्टैंडाई, ठीक है, तो वो किसी भी सिविल कोर्ट में जिसके पास जुरिडिक्शन होगा उसके यहां अप्लाई कर सकता है, सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। एंड कोर्ट के ऊपर एक मैंडेटरी ड्यूटी इंपोज किया गया है इस प्रोसीजर के माध्यम से कि कोर्ट उस पे कॉग्निजेंस लेगा, संज्ञान उस पे जरूर से लेगा। कोई भी ऐसा मैटर है जिसपे कि सिविल नेचर का है या सिविल सूट है, उस पे कोर्ट कॉम्पिटेंट है उस कॉग्निजेंस लेने के लिए, तब कोर्ट उसको मैंडेटरली लेगा। लेकिन अगर सिविल कोर्ट में उसको बार कर दिया गया है एक्सप्रेस और इंप्लाइड तौर पे, देन कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। कौन कॉग्निजेंस नहीं लेगा? कोर्ट। रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? कोर्ट के ऊपर। डिस्क्रिशन किसका यूज हो रहा है? कोर्ट का। कि कोर्ट के ऊपर ये एक तरह की जिम्मेदारी है कि वो डिटरमाइन करे कि कौन से मैटर हैं जिनको इस प्रीमाइस में अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, सेक्शन 9 की प्रीमाइस में। Because the larger purpose of the Civil Procedure Code is to do complete justice and avoid any kind of abuse of process of law. तो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कंप्लीटनेस ऑफ मैकेनिज्म होना चाहिए। एंड द कंप्लीटनेस ऑफ मैकेनिज्म अपने आप में एक ट्रांसपेरेंसी अपने होल्ड करके रखता है, that determines the basic nature of this subject matter as laid down under section 9. क्या है वो? सिविल प्रोसीजर, सिविल सूट। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि what do you understand by the civil court, सिविल सूट्स? तो यही यहां है, बेसिक तासीर यही है। यहां ऐसे देखो, यहां एक तरफ इनहेरेंट राइट है किसका? पार्टीज का मतलब प्लेंटिफ का इनहेरेंट राइट है कि अगर उसके पास कॉज ऑफ एक्शन है और उसका जो सूट है वो सिविल नेचर का है, देन वो सूट को इंस्टीट्यूट करेगा। और दूसरा कि कोई भी सिविल सूट जो सूट ऑफ सिविल नेचर है और किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने उसको लाया जाता है, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में उसको इंस्टीट्यूट किया जाता है, इन दैट कंडीशन उसके पास इनहेरेंट पावर है। किस चीज के लिए इनहेरेंट पावर है? किस चीज के लिए? ट्राई करने के लिए, ट्रायल के लिए, उस इशू को डिटरमाइन करने के लिए। ये तो इंडिविजुअल के राइट्स हैं, बट ये भी इधर भी तो अकाउंटेबिलिटी है। कोर्ट एक मैकेनिज्म है, कोर्ट मनमर्जी नहीं कर सकता। तो कोर्ट मनमर्जी नहीं कर सकता तो मतलब वो
किसी प्लेंटिफ के उस लीगल राइट को डिटरमाइन करने के लिए इनहेरेंटली उसके पास पावर है कि वो उसको डिटरमाइन करे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि दैट कोर्ट डज नॉट हैव जुरिडिक्शन, देन कुछ प्रिलिमिनरी इश्यूज, कुछ प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस रेज होते हैं। किसके रिगार्डिंग? जुरिडिक्शन के रिगार्डिंग। एक इशू ये भी डिटरमाइन किया जाता है सिविल सूट में, अगर ऐसी कोई कंट्रोवर्सी है कि कोर्ट के पास जुडिक्शन नहीं है या कोई भी मैटर है वो सिविल नेचर का नहीं है, देन इन दैट कंडीशन को एक इशू ये भी डिटरमाइन किया जाता है इसी कोर्ट के द्वारा कि सूट सिविल नेचर का है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक टेक्निकल पार्ट था जो कि हमें आपसे डिस्कस करना था। तो बेसिकली ये मैं हटाता हूं और उसके बाद एक एक प्रोविजन करके मैं आपको चलता हूं, फिर आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। अभी आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा होगा कि मैं क्यों बता रहा हूं ये सारी चीजें। मैं जैसे ही प्रोविजन पढ़ूंगा आपको समझ में आ जाएगा। प्रोविजन क्या कहता है? सेक्शन 9 क्या कहता है? द कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड। देखो, द कोर्ट टू ट्राई ऑल द सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। अनलेस बार्ड, यहां क्या कह रहा है? द कोर्ट, जब आप मेन प्रोविजन में जाओगे तो क्या कहेगा? अभी रहने देते हैं इसको, द कोर्ट ही रखते हैं। द कोर्ट क्यों कह रहा है? यहां कह रहा है कि एक डेफिनिट कोर्ट, डेफिनिट आर्टिकल यूज किया गया है। डेफिनिट आर्टिकल का मतलब है एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि किसी भी कोर्ट की बात नहीं कर रहा है, एक ऐसे कोर्ट की बात कर रहा है जो कि कॉम्पिटेंट हो। कॉम्पिटेंट हो, कॉम्पिटेंट किस सेंस में? कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट कैसे डिटरमाइन होती है? पिक्यूनियरी पार्ट पे टेरिटोरियल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए उसके पास, एंड सब्जेक्ट मैटर। ये कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। अगर ये दोनों कॉम्पिटेंसीज नहीं है, ये नहीं है तो इनका क्या है? ये नहीं है, तब इनका क्या होगा? प्रोसीजर पे क्या इफेक्ट आएगा? वो सारी चीजें मैं आपसे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूं एक बार, इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी। ये सब्जेक्ट मैटर के केस में प्रोसीडिंग जो होगी वो वॉइड प्रोसीडिंग होगी। ठीक है, प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। सब्जेक्ट मैटर अगर नहीं है तो प्रोसीडिंग वॉइड होगी। अब कह रहा है कोर्ट टू ट्राई, मतलब ट्रायल। कोर्ट टू ट्राई all the civil suits, सिविल सूट्स। कह रहा कि कोर्ट के पास केवल क्या जुडिक्शन है? टू ट्राई ऑल द सिविल सूट्स ओनली। व्हाट इज सिविल? क्वेश्चन ये राइज होता है कि सिविल क्या है? सिविल, क्रिमिनल। सिविल को डिफाइन नहीं किया गया कहीं, क्योंकि इसकी पेरिफेरी को डिसाइड, इसकी लिमिट्स को, इसके लिमिटेशन को डिसाइड कर पाना बहुत ही असंभव है। इसलिए यहां कहना चाह रहा है कि सिविल को पढ़ा जाना चाहिए इन कंट्राडिक्शन विथ क्रिमिनल। वट एवर वुड बी क्रिमिनल दैट कैन नॉट बी सिविल, एंड ये जो चीजें क्रिमिनल होंगी वो सिविल नहीं हो सकती। तो क्रिमिनल की पेरिफेरी को मान लेते हैं अगर इतना है तो सिविल क्या है? ये सारी चीजें सिविल हैं। तो स्कोप कितना बड़ा है? सिविल का बहुत बड़ा स्कोप है। तो कुछ भी चीज, कुछ भी सिमिलरिटीज जो इसमें हो सकती हैं वो सिविल नेचर की हो सकती हैं, सिविल सूट हो सकती है, जिसमें डायरेक्ट सिविल लीगल राइट इन्वॉल्व हो, जिसमें
ऐसे राइट्स जिसमें डायरेक्ट सिविल लीगल राइट इन्वॉल्व हो। राइट टू प्राइवेसी, आपका लीगल राइट इन्वॉल्व है कहां? आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि डिक्लेयर कर दिया गया ये आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी। लेकिन केवल सिविल तक ही बात नहीं सीमित है। क्रिमिनल से एक डिस्टिंक्शन तो कर दिया गया, एक डिफरेंशिएशन कर दिया गया कि क्रिमिनल से जो कि सिविल है, जो कि क्रिमिनल होगा वो सिविल में नहीं आएगा। ठीक है, सिविल की पेरिफेरी बहुत बड़ी है, यह भी आपको समझ में आ गया। लेकिन कह रहा है कि सिविल के साथ साथ कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनकी रिजम्बलेंस है सिविल के तौर पे, जो सिमिलर से दिखते हैं, जो जिसकी तासीर, जिसका नेचर जो है वो सिविल नेचर का है, उनको भी हमें यहां डिटरमाइन किया जाना चाहिए, उनको भी यहां कंसीडर किया जाना चाहिए। तो वो कैसे हैं? सिविल नेचर, सूट ऑफ सिविल नेचर। तो सिविल सूट जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है, सिविल नेचर कि जो सिमिलर टू दी सिविल सूट है। अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्रीस्ट, क्या किसी का अधिकार है कि प्रीस्ट के पद पे अपॉइंट किया जाना? नहीं। लेकिन अगर वहां डिटरमाइन करने की बात आएगी तब इस कोर्ट के पास कॉम्पिटेंसी होगी उस नेचर को भी डिटरमाइन करने के लिए। ऐसा क्यों किया गया? ये मतलब जब जब सिविल लिख दिया गया था तो इसको क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो इश्यूज थे अगर सिविल तक ही उनको सीमित रखा गया होता तो बहुत लिमिटेड कंसेप्शन होता इनकी पेरिफेरी को डिसाइड करने को। तो कोर्ट के पास जो कॉम्पिटेंसी है वो बहुत लिमिटेड टर्म्स में होती, सब ईच एंड एवरी केसेस के कंडीशन में वो कोर्ट उसको डिटरमाइन ना कर सकता। लेकिन जब इतना कर दिया गया, इस नेचर को जब बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, इसका मतलब है कि जो सिविल कोर्ट्स के जो जुरिडिक्शंस हैं, सिविल कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया। तो दिस इज एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। तो सिविल प्रोसीजर कोड ने इसको एक्सटेंड करके उनकी पेरिफेरी को एनलार्ज कर दिया। अब कोई भी मैटर जो कि, अब देखो, कोई भी मैटर जो कि सिविल है, सिविल का है, जो सिविल नेचर का है वो भी कोर्ट के पास कॉम्पिटेंसी है। लेकिन जो सिविल नेचर का नहीं है, नॉट ऑफ अ सिविल नेचर, वो इस सब्जेक्ट मैटर का, इस कोड के लिए किसी काम का नहीं है, इस कोड के लिए का सब्जेक्ट मैटर नहीं बनाता है। तो याद रखना आपको। तो आपके ये जो डिफरेंशिएशन है आप इनको समझो। मैं भी एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, ढेर सारे एग्जांपल हमें आपसे इसमें डिस्कस करने हैं। मान लो एक कास्ट है, कास्ट, किसी व्यक्ति को उसके कास्ट से ऑस्ट्रिसाइज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। कास्ट से निकाला जाना क्या है? आपका सिविल लीगल राइट है? नहीं, सोशल राइट है, सोशल राइट है, कि कहीं गारंटीड राइट नहीं है। तो कास्ट से निकाला जाना क्या सिविल सूट है? नहीं है। सिविल नेचर का है? नहीं है। लेकिन कैसा है राइट है वो? सोशली, प्योरली सोशल राइट है। और प्योरली सोशल राइट का डिटर्मिनेशन इस कोर्ट के पास नहीं है, उसको डिटरमाइन करने का राइट। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, अब एक एक करके चलते हैं। अब इनको मैं हटाता हूं, मैं प्रोविजन पढ़ता हूं, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। कहता द कोर्ट शैल, देखो, द कोर्ट शैल, द कोर्ट शैल, कोर्ट के ऊपर एक मैंडेटरी ड्यूटी है। क्या कोर्ट डिनाई कर सकता है ट्रायल से? नहीं कर सकता है। क्या कोर्ट डिनाई कर सकता है ऐसे सिविल सूट्स को, ऐसे सिविल नेचर के सूट्स को जो कि कोर्ट के समक्ष लाए जाते हैं?
क्या डिनाई कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक केस आता है, उस केस में एनालिसिस की गई इस बात की, उसमें कहा गया कि अब्दुल गफूर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2008 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कोर्ट ने कहा कि पार्टीज डू हैव इनहेरेंट राइट टू गेट ट्राइड हिज सूट बिफोर द कोर्ट। ठीक। और जब ये मैटर डिटरमाइन कर दिया गया कि जो प्लेंटिफ का जो सूट था वो सूट ऑफ सिविल नेचर का था, तब उस कंडीशन में कोर्ट्स के पास मैंडेटरी ड्यूटी है। क्या है? मैंडेटरी ड्यूटी। किस चीज के लिए? उस मैटर को डिटरमाइन करने के लिए मैंडेटरी बार किया गया। वो जरूर से उसको मना नहीं कर सकता। अगर आप मना करोगे देन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका वो इन्फ्रिंज होगा, राइट टू सू। तो एक तरह की ये इन्फ्रिंजमेंट है, तो कोर्ट इसको मना नहीं कर सकता। जैसे ही उसको ये इस तरह से सेटिस्फेक्शन हो जाए कि कौन सा नेचर का है कि या कौन से उस नेचर का नहीं है। लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ वैक्यूम आते हैं, वैक्यूम क्रिएट होता है कि जहां डिस्क्रिपेंसी इसके रिगार्डिंग होती है कि क्या वो सिविल नेचर का माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। क्वेश्चन राइज होता है कि क्या ये सूट सिविल नेचर का माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। तब उस कंडीशन में कोर्ट लिबरल कंस्ट्रक्शन करता है इस चीज को। कोर्ट कैसे? जस्टिस ओरिएंटेड व्यूज के साथ ये काम करता है और एक्सपेंसिव एप्लीकेशन देने की बात करता है। क्यों? क्योंकि जब आप नेचर देखते हो सेक्शन 9 का, तो सेक्शन 9 ने सिविल तक ही एक्सटेंड नहीं किया, रादर सिविल नेचर का भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया। इसका मतलब है कोर्ट को भी लिबरल कंस्ट्रक्शन करते हुए कुछ इस तरीके के लिबरल एक्सटेंशंस कर सकता है, वो एक्सपेंशंस कर सकता है। तो ये कोर्ट की जिम्मेदारी है, कोर्ट यहां डिटरमाइन करेगा। तो कोर्ट यहां लिबरली कॉन्स्टिट्यूट करेगा इन मैटर्स को, इनको मैंडेटरी ड्यूटीज को अपने। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोर्ट एकदम स्क्रूटनी, प्रॉपर स्क्रूटनाइज करने लगे, प्रॉपर मैकेनिज्म को वो देखे। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहते ना कि मेयर प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज कैन नॉट टेक अवे द बेनिफिट्स ऑफ द लॉ। ये प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज होगी, फेयरनेस ऑफ जस्टिस होनी चाहिए, फीजिबिलिटी ऑफ जस्टिस होनी चाहिए। तभी तो हमने आपको जब 2002 का या 1999 का जब मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट किए गए हैं इन प्रोविजंस में, तो उनके पीछे की आपको रीजनिंग भी बताई थी कि फेयर ट्रायल को प्रमोट किया जाना चाहिए। तो फेयरनेस कैसे आएगी? जब उसका लिबरल कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन किया जाएगा इन पर्पसेस का, इन प्रोसीजर्स का, जहां की रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए हैं। क्लियर? चलो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेन, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेन। एक सब्जेक्शन क्लॉज है, एक सब्जेक्शन क्लॉज है। कह रहा है कि इसके अलावा, ये जो प्रोविजन लिखा हुआ है इसके अलावा की बात कर रहा है। अब देखो, बैरक पढ़ने का तरीका मैं बताता हूं आपको। द कोर्ट शैल, ठीक है, अब आपको यहां सब्जेक्ट हियर इन नहीं पढ़ना है, अब सीधा आप हैव से स्टार्ट करो। द कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई। देखो, कोर्ट शैल हैव, यहां कोर्ट की कॉम्पिटेंसी बता रहा है, हैव ना, कोर्ट की कॉम्पिटेंसी बता रहा है, ये वाली कॉम्पिटेंसी कि कोर्ट यहां कॉम्पिटेंट है। ट्राई ऑल सूट्स, ऑल सूट्स यहां क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है कि कोई भी स्कोप ना छोड़ा जाए, सूट्स के बीच में कोई भी स्कोप को ना छोड़ा जाए। कोई भी सूट जो है वो सिविल सूट हो या सिविल नेचर का हो, उनको कोर्ट कॉम्पिटेंट होगी डिटरमाइन करने के लिए। क्लियर? ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर, अब यहीं तक हमें एक बार करना है कि ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर। देखो, मैं इसको हटाता हूं। अब देखो, सिविल नेचर क्या होता है? सिविल नेचर,
सिविल नेचर क्या होता है? देखो, जब कोई भी मैटर जो कि कोर्ट के सामने जाएगा, तो मैटर या तो डायरेक्टली सिविल होगा वो, या वो सिविल नेचर का होगा। मैंने ये डिस्कशन आपसे कर लिया। लेकिन यहां जब आप सिविल नेचर को डिटरमाइन करते हो, तो आप यहां समझना है कि जब कोई भी इशू, ऐसे देखो, जब कोई भी इशू जिसमें कि कोई इंसिडेंटल इशू नॉ इन्वॉल्व हो, इशू नहीं इन्वॉल्व हो, और लीगल इश्यूज पे वो बेस्ड हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, लीगल इश्यूज या सपोर्टेड बाय लीगल इशू हो, देन उस कंडीशन में इसको क्या माना जाएगा? सूट ऑफ सिविल नेचर। ये इशू कैसा होना चाहिए? सोशल और रिलीजियस। ये सोशल या रिलीजियस, अगर कोई सोशल या रिलीजियस कोई भी इशू हो, जो कि इशू हो और उसमें कोई इंसिडेंटल इशू ना इन्वॉल्व हो और सपोर्टेड बाय लीगल इशू हो, देन उस कंडीशन में इसको सिविल सूट कहा जाएगा, सूट ऑफ सिविल नेचर कहा जाएगा। एग्जाम्पल दूंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति है, अब समझो ऐसे, एक व्यक्ति है, उसके पास राइट टू प्राइवेसी है, प्राइवेसी एज कन्फर्ड अंडर आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, सपोर्टेड बाय लीगल इशू, सोशल राइट सपोर्टेड बाय लीगल इशू इज सिविल सूट। फिर से देखते हैं दूसरा एक एग्जांपल, यू हैव राइट टू वोट, ठीक है, रिलीजियस हो गया, पॉलिटिकल भी लिख लो यहां, यू हैव राइट टू वोट, मिला आपके पास, ये आपका सोसाइटल राइट है, लीगल इशू इन्वॉल्व है इसमें, हाँ इन्वॉल्व है, कहां? 326 या पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, आर्टिकल 326। तो सोशल राइट सपोर्टेड बाय लीगल राइट इज सिविल लीगल राइट। और कुछ, राइट टू डाइवोर्स, ठीक है, डाइवोर्स का राइट है, किसी भी पर्सनल लॉ में आपके पास राइट, डाइवोर्स का राइट दिया हुआ है, वो इन्वॉल्व है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, राइट टू वर्शिप, आपका रिलीजियस राइट है, आर्टिकल 25 में सपोर्टेड है, आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सपोर्टेड राइट है। तो अब इसको क्या कर सकते हो आप? ये सूट ऑफ सिविल नेचर है, ठीक है। तो ऐसे ही इसी तरीके से कुछ राइट्स हैं जिनको कि डिटरमाइन किया जाना है। सपोज आपको कास्ट से ऑस्ट्रिसाइज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, कास्ट से निकाला जाना आपका सिविल लीगल राइट है या नहीं, मतलब सिविल सूट ऑफ सिविल नेचर है या नहीं? यहां डायरेक्टली सोशल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये प्योरली सोशल इशू है, ये प्योर सोशल इशू है, और प्योर सोशल इशू होने के नाते सपोर्टेड बाय लॉ नहीं है, सपोर्टेड बाय लीगल पॉइंट्स नहीं है, और जब लॉ सपोर्ट इसको नहीं करता, देन इस कंडीशन में इसको क्या माना जाएगा? ये सिविल सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है। समझ में आया? ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल्स में देखता हूं, राइट टू क्लेम एरियर्स ऑफ द रेंट है, एरियर्स ऑफ द रेंट क्लेम कर सकते हो, हाँ, रेंट कंट्रोल एक्ट में कहीं ना कहीं आपके पास राइट दिया हुआ है कि आप एरियर्स को रिटेन कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, यहां भी सपोर्टेड बाय लॉ है। दूसरा, सपोज रिलीजियस ऑफिसेस की बात आती है, सपोज वैष्णो देवी माता श्राइन में आपको प्रीस्ट अपॉइंट किए जाने की बात आती है, आप कहते हो कि हमें प्रीस्ट अपॉइंट किया जाना है उसमें, तब क्या ये आपका ये प्रीस्ट का अपॉइंट किया जाना
क्या किसी लीगल राइट के द्वारा कन्फर्ड राइट है आपका? ऑब्वियसली नहीं कन्फर्ड है, प्रीस्ट अपॉइंट किया जाना। लेकिन सपोज अब देखो डिस्क्रिमिनेशन देखो, डिफरेंस देखो इसमें। अगर सपोज कोई भी व्यक्ति जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को होल्ड करता है और उसने कोई जो भी प्रोसेस है उनके थ्रू गो थ्रू हुआ है और उसके बाद प्रीस्ट अपॉइंट होने का जो राइट है और उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो यहां लीगल इशू इन्वॉल्व होगा कि नहीं? हां, आर्टिकल 14 में इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए जा सकते, आर्टिकल 15 में इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए जा सकते। देन ये वहां लीगल इशू इन्वॉल्व है, और लीगल इशू इन्वॉल्व है तो ये सूट ऑफ सिविल नेचर का होगा। लेकिन प्री में जब पूछता है आपसे, डायरेक्टली अगर आपसे पूछता है प्री में कि किसी टेंपल में प्रीस्ट अपॉइंट किया जाना क्या है, ये आपका सिविल लीगल राइट नहीं है। ठीक, क्लियर? और अभी मैंने कास्ट का डिस्कशन किया था, देखो कास्ट का डिस्कशन किया था, प्योरली सोशल डिस्कशन किया था, ऑस्ट्रिसाइज फ्रॉम द कास्ट। लेकिन अगर सपोज रिजर्वेशन किसी को मिल रहा है और वो रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड है, और अगर कुछ व्यक्ति को कास्ट से ऑस्ट्रिसाइज कर दिया जाता है, अगर वो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स को क्लेम करना चाहे, तब आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 या आर्टिकल 16 में जो भी जहां भी रिजर्वेशन के जो भी प्रोविजंस हैं उनमें अगर वो बेनिफिट लेना चाहे तो उसका वो सिविल लीगल राइट है। क्लियर? बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें भागना नहीं, आपको हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है कि क्या टेस्ट क्या है इसका, क्या कोई जो सोशल या रिलीजियस जो भी राइट्स इन्वॉल्व हैं, याद रखना कि कोई भी जो सोशल या रिलीजियस जो भी राइट्स इन्वॉल्व हैं, क्या वो प्योरली सोशल हैं, क्या वो प्योरली रिलीजियस हैं, या सपोर्टेड बाय लीगल इश्यूज हैं। अगर वो प्योरली सोशल या रिलीजियस हैं, देन इन दैट कंडीशन वो सिविल नेचर का नहीं होगा, और सिविल नेचर का नहीं होगा तो सिविल सूट उस पर फाइल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर प्योरली सोशल और रिलीजियस ना होके या होके भी सपोर्टेड बाय लीगल इशू हैं, देन अगर वो सपोर्टेड बाय लीगल इशू हैं, देन आपका माना जाएगा कि वो सूट ऑफ सिविल नेचर है। मैं और कुछ एग्जांपल्स आपसे डिस्कस कर लेता हूं। इसमें बहुत बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। सपोज आपको रॉन्गफुली कोई एक्सपेल कर देता है, एक्सपेल करता है कहाँ से? किसी क्लब की मेंबरशिप से। अगर क्लब में आपने पैसे दे रखे हैं, क्लब के मेंबर हैं आपको, और रॉन्गफुली आपको किया जा रहा है, तो आपका सिविल लीगल राइट है? हाँ है, उसमें आपका सिविल लीगल राइट इन्वॉल्व है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी सिविल लीगल राइट है, आपका सिविल नेचर का है। राइट टू वर्शिप हमने डिस्कस कर लिया। राइट सूट रिलेटिंग टू टेक रिलीजियस प्रोसेशंस। अब सपोज आप आप एक रिलीजियस प्रोसेशन करना चाह रहे हो, कोई एक धार्मिक क्या कहते हैं झांकी निकालना चाह रहे हो, और आपको पुलिस अथॉरिटीज ने रोक दिया कि नहीं, आप इस तरीके के झांकी नहीं निकाल सकते हो, आपके पास अधिकार नहीं है। तो आप आर्टिकल 25 में जाओगे, राइट टू प्रोपोगेट, राइट टू प्रोपोगेट है ना आपके पास, योर कंसाइंस, रिलीजियस कंसाइंस, तो वहां आपको सपोर्टेड है या नहीं है? तो जब ये सपोर्टेड लॉ है, राइट है, देन इन दैट कंडीशन ये आपका सिविल नेचर का राइट माना जाएगा। सूट रिगार्डिंग रेंट, ठीक, राइट टू फ्रेंचाइज, राइट टू डाइवोर्स, हेरिडेटरी ऑफिसेस, हेरिडेटरी ऑफिसेस कोई संस्तरित होता हुआ आ रहा है ऑफिस, प्रीस्ट का बेटा ही प्रीस्ट हो रहा है, वो भी आपका सिविल लीगल राइट है, इन्वॉल्व हो रहा है। प्रीस्ट का बेटा अगर हो रहा है, ये कहीं लिखा हुआ है या कस्टम में है, तो वो भी यहां डिटरमाइन किया जाता है एज अ सिविल लीगल राइट। फिर क्या नहीं आते हैं? कुछ ऐसे हैं जो कि सिविल नेचर के नहीं है, जिसमें सूट इन्वॉल्विंग प्रिंसिपली टू द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम पे अगर कोई भी है
तो वो इसमें फॉल नहीं करता। प्योरली रिलीजियस रिट्स एंड सेरेमनीज, प्योर रिलीजियस रिट्स एंड सेरेमनीज कि मंदिर में जो फूल हैं आपके, जो फ्लावर्स यूज होते हैं वो कौन से होंगे, केवल गुलाब के होंगे, लिली के होंगे, या इस तरीके की अगर कोई बात हो रही है कि आप जो कहते नहीं सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाते हो, उस जल में आपको क्या डालना है, फूल डालना है या चांदी के सिक्के डालने हैं, ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये कोई लॉ कहीं डिटरमाइन कर रहा है क्या इसको? नहीं ना। तो कोई लीगल इशू इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ये प्योरली रिलीजियस मैटर है, और प्योरली रिलीजियस मैटर्स में ये सेक्शन 9 अप्लाई नहीं होता है, मतलब वो सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं माने जाएंगे। सूट फॉर रिकवरी ऑफ वॉलेंट्री पेमेंट और ऑफरिंग्स, अगर वॉलेंटरली अगर आपने किसी को पेमेंट करने आप ऐसे आप कोई अब देखो ये जो मैं बोल रहा हूं कि सूट रिगार्डिंग वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ ऑफिसर्स, क्या ये सिविल सूट है? इसमें दो टेक्निकलिटीज है, आप याद रखना कि कोई ऐसा प्रॉमिस जिसके चलते हुए किसी दूसरे व्यक्ति ने अपनी फेथ को अपने आप को चेंज किया है या कोई चेंज लाया है, तो प्रोमिसरी एस्टॉपल से बाहर होगा, और जब प्रोमिसरी एस्टॉपल से बाहर होगा तो वो सिविल लीगल राइट होगा। लेकिन कोई ऐसे ऑनरेरी ऑफिस जो कि किसी के मर्जी पे ही है, वहां कोई प्रोमिसरी एस्टॉपल वाला पार्ट नहीं है, कोई स्टेटमेंट या मिस स्टेटमेंट नहीं किया गया है, तब वहां वो सिविल लीगल राइट नहीं माना जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो बेसिकली अभी आज के लेक्चर में, इस वाले लेक्चर में हमें यही छोटी छोटी चीजें अभी आपसे डिस्कस करनी थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें आपसे प्रोविजन का आधा पार्ट, बचा हुआ पार्ट हमें आपसे डिस्कस करना है, और केसेस भी हमें आपसे डिस्कस करने हैं। काफ़ी चीज़ें हैं केसेस की, कई चीज़ें जो कि हमने यहाँ डिस्कस की, ये पॉइंट्स भी किसी केस के ही हैं, वो सारी चीज़ें हम आपसे यहाँ डिस्कस करेंगे एक बार रिवाइज करते हुए, फिर हम आपके डिस्कशन में ले आएंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।